तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक खबरों के फ्लो को देख लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी। पिछले कई दिनों से श्रद्धा मर्डर केस सुर्खियों में बना हुआ है। दिल्ली पुलिस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस अब महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गई है। श्रद्धा और आफताब इन राज्यों में जहां जहां गए ठहरे, उन तमाम लोकेशंस से लोगों को के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये सर्च आफताब की निशानदेही पर की जा रही है। इस बीच श्रद्धा की एक फोटो सामने आई है जिसमें उसके चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे हैं। ये फोटो साल 2020 की है जब श्रद्धा को आफताब ने बुरी तरह से पीटा था। इधर मर्डर केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस देश के 5 राज्यों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली में प्रशासनिक स्तर पर आज भी काफी हलचल रही। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली यानी कि डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही उनके काम करने पर भी रोक लगाते हुए उनके दफ्तर को सील करने का आदेश दिया गया है। जो भी सरकारी गाड़ी और स्टाफ उन्हें मिले हैं वो भी वापस ले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर कड़ा और बड़ा प्रहार किया। दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंक का समर्थन करने वाले पाकिस्तान पर इशारों में बड़ा वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देर आतंकवाद को अपने विदेश नीति के तहत सपोर्ट और स्पॉन्सर करते रहे कुछ देश, और इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीतिक और वित्तीय मदद भी देते रहे। लंबित मामलों के जल्द निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। इनके निपटारे के लिए सीजीआई ने आज फुल कोर्ट मीटिंग में ये फैसला लिया है कि सभी 13 बेंच अब रोजाना 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 जमानत याचिकाओं का निपटारा करेंगी। सीजीआई ने कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि अब सर्दी की छुट्टी से पहले सभी 13 बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर्स और 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी। आपको बताएं कि मार्च में केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि देश के अलग अलग अदालतों में 5.25 करोड़ से ज्यादा केस अटके हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल्ला ने भी इस फैसले के पीछे के कारण अपने स्वास्थ्य को बताया है। खराब स्वास्थ्य उनका है। श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खराब स्वास्थ्य अब पार्टी का नेतृत्व करने की इजाजत नहीं देता। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को पार्टी की कमान मिल सकती है। 85 वर्षीय अब्दुल्ला पार्टी संरक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव 5 दिसंबर को होना है, जिसमें उमर अब्दुल्ला संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को इंदौर पहुंचने पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राहुल गांधी के नाम से धमकी भरा पत्र मिलने के बाद हंगामा मच गया है। धमकी भरे पत्र में 84 दंगों का बदला लेने के लिए राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने वाले की तलाश में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। 24 नवंबर को संभावित कार्यक्रम के तहत जो है राहुल गांधी इंदौर के खालसा स्टेडियम में नाइट स्टे करेंगे। और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। क्रूड में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड में करीब 3% की गिरावट है और इस तरह से ब्रेंट क्रूड अब $86 के पास पहुंच चुका है। 28 सितंबर के बाद से यह सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। कच्चा तेल अगर आप देखें, इस पूरे हफ्ते में कच्चे तेल की चाल देखें तो लगभग 11% एक हफ्ते में कच्चा तेल लुढ़क चुका है। क्या इसके मायने हैं, क्या कारण है और ये गिरावट आगे कैसे रहेगी, इस पर ज्यादा डिटेल के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्यों गिर रहा है कच्चा तेल, इस गिरावट की वजह क्या है? देखिए दीपक, क्रूड में जो गिरावट आई है बहुत तेज गिरावट है और आप ये मानकर चलिए कि कच्चे तेल का भाव पिछले 2.25 महीने में सबसे सस्ता हो गया है। $86 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट आ चुका है और $78 प्रति बैरल के आसपास WTI क्रूड आ चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां पर डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है और न सिर्फ बनी हुई है बल्कि आशंका बार बार बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर जो कोविड के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सख्तियां भी बढ़ रही हैं। ये एक बड़ा रीजन है।
दूसरी बड़ी वजह यह है कि बेशक अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा बढ़ने की संभावना कम हो गई हो, लेकिन अभी भी 50 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ने की संभावना बनी हुई है, जो नेक्स्ट मीटिंग में बढ़ेगी। ये भी मार्केट के लिए एक चिंता है। और इसके अलावा तीसरी बड़ी चिंता यह है कि दुनिया भर में जिस तरह से मंदी की आशंका बनी हुई है, अभी भी मंदी को लेकर तस्वीर बहुत साफ नहीं हुई है, लिहाजा उस मोर्चे पर भी बाजार के लिए चिंता है। ये 3 बड़ी वजह है जिससे कच्चे तेल की कीमतें दबाव में है, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा दाम गिर जाएंगे उसकी संभावना भी फिलहाल दिख नहीं रही है, तब तक जब तक मंदी की आशंका और ना बढ़ जाए या चाइना में डिमांड घटने की आशंका और ना बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो WTI क्रूड में करीब 4% की गिरावट हम देख रहे हैं। जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। अब एक बात जो मृत्युंजय बता रहे हैं कि मंदी गहराने की जो आशंका है, अगर उनको और ज्यादा बल मिलता है तब जाकर आगे हम गिरावट देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा गिरेंगे और फिलहाल ऐसी संभावनाएं कम। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट वापस लेने के 3 महीने बाद एक बार फिर सरकार नए ड्राफ्ट के साथ हाजिर हुई है। केंद्र सरकार ने आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें आपको पर्सनल डेटा की सुरक्षा के कई प्रावधान देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान भी है। इस ड्राफ्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक हर तरह के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। बिना यूजर की मर्जी के उसका डेटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कंपनियों को डेटा को लेकर हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में जानकारी देनी होगी और अगर ग्राहक डेटा शेयरिंग को लेकर हामी भर देता है तो भी उसके पास किसी भी वक्त अपना कंसेंट वापस लेने का अधिकार होगा। ड्राफ्ट में कंपनियों के लिहाज से कुछ नियम भी तय किए गए हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर 250 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। कंपनियों को डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर देश में या मित्र देशों में ही रखने का प्रावधान किया गया है। कंपनियों की मदद से और कंपनियों की मदद के लिए खुद सरकार इन देशों की लिस्ट जारी करेगी। सरकारी एजेंसियां और संस्थान असीमित समय तक डेटा अपने पास रख सकेंगे। ड्राफ्ट में डेटा सुरक्षा के लिए एक बोर्ड बनाने का भी प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक बोर्ड के आदेश का पालन अनिवार्य होगा। हालांकि बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है और इसके अलावा सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में एजेंसियों और राज्यों को डेटा प्रोटेक्शन के एम्बिट से बाहर रख सकती है। सरकार ने 17 दिसंबर तक इस बिल पर आम लोगों से राय मांगी है। आपको बताएं कि पहले अगस्त महीने में सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल का पहला ड्राफ्ट वापस ले लिया था। दरअसल इस दौरान दिग्गज टेक कंपनियों ने इस ड्राफ्ट की कुछ शर्तों का विरोध किया था। मेटा, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों ने ड्राफ्ट के उस प्रावधान पर आपत्ति जाहिर की थी जिसमें डेटा लोकलाइजेशन का प्रावधान किया गया था। डेटा लोकलाइजेशन के तहत यह अनिवार्य किया गया था कि कंपनियों को संवेदनशील डेटा को भारत में ही रखना होगा और इसके अलावा कई लोगों ने केंद्र सरकार को बिल की सभी शर्तों से छूट देने के प्रावधान का भी विरोध किया था। अब सरकार ने बिल के ड्राफ्ट में कुछ बदलाव करके इसे वापस सरकार लेकर आई है। केंद्रीय IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बिल को लेकर कहा कि इसके जरिए डेटा प्रोटेक्शन के साथ ही ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही बेहतर गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी के हितों का भी ध्यान बिल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी तरह के सुझावों पर सोच समझकर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो कुल मिला के अब ये पब्लिक डोमेन में है, इसमें आम आदमी इस पर अपनी राय दे सकता है और जो भी राय मशवरा होगा सरकार उसके बाद आगे इस बिल की परिणति तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक लंबे अरसे से काम भी कर रहे हैं, उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के ड्राफ्ट में कुछ नई बात, कुछ अलग बात नजर आ रही है आपको? देखिए, नई बात अलग बात है और अगर ये ड्राफ्ट कानून की शक्ल ले लेता है तो एक अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन जिन लोगों के लिए कानून लाया जा रहा है वो लोग बहुत ही ताकतवर टेक जाइंट्स हैं, विदेशी कंपनियां अधिकांशतः, तो उनके लिए मजबूत कानून लाने की जरूरत है और उसमें जितने सुराख हैं उनको शुरुआती स्तर पे ही भरने की जरूरत है। इसलिए अगर इसमें कोई कमियां हैं, कंट्राडिक्शंस हैं या एक डिफिशिएंसीज हैं तो उनको ठीक करने की अभी इसी स्टेज में ठीक करना चाहिए।
बिल्कुल। आपको लगता है कि जो इस बार जो प्रावधान किए गए हैं, 250 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे, डेटा लोकलाइजेशन पर भी कहा गया है, आपको लग रहा है पर्याप्त हैं ये जो टेक कंपनीज हैं उनको जवाबदेह बनाने के लिए? नहीं देखिए, बड़ी ये जटिल स्थिति है। इस जटिल स्थिति में मोटे तौर पे 3 तरह के प्लेयर्स हैं। टेलीकॉम के प्लेयर्स हैं, इंटरनेट के प्लेयर्स हैं, मोबाइल कंपनियों के प्लेयर्स हैं, और इनके लिए सरकार ने अलग-अलग समय पे 3 तरीके के कानूनों की बात की है। एक डेटा कानून की बात की है, एक टेलीग्राफ एक्ट की बात की है, एक डिजिटल इंडिया एक्ट की बात की है। दुर्भाग्य से 2 कानूनों पर अभी काम हुआ नहीं है, और तीसरा जो डेटा का कानून है उसमें भी पर्सनल, नॉन पर्सनल और स्टार्टअप के डेटा को अलग-अलग तरीके से कर दिया गया है। तो ये जो कानून बनेगा, ये कानून मोटे तौर पे डेटा की प्रोसेसिंग के बारे में एक स्केलेटन कानून है, और इस कानून के दायरे में कैसे बाकी सारी बातें आएंगी, और डेटा का और यूजर्स का रिश्ता इस कानून में क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनियों का, सरकार का या कंपनियों की और बोर्ड का रिश्ता है, लेकिन जो यूजर्स अल्टीमेटली उनको अपनी डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या राइट्स हैं, वो कैसे आगे अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं, इसमें अभी क्योंकि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, तो मोटे तौर पे इस कानून में, क्योंकि अगर इसको इस तरह से देखें, इस कानून की शुरुआत 2010 में हुई, लेकिन बड़ी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2017 में हुई। उसके बाद 2018 में एक ड्राफ्ट बना, फिर 19 में बना, फिर 2021 में बना। अब ये जो 22 का ड्राफ्ट है, ये पुराने जो ड्राफ्ट हैं उनमें आमूल चूक परिवर्तन होता जा रहा है। तो जब हम 2G, 3G, 4G, 5G, 6G में बन गए, या एप्पल के हमारे आईफोन 14 जनरेशंस आगे आ गए, तो हम कानून में हम जब तक बदलाव सोचते हैं, पिछला जो कानून था उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, लगभग 91 सेक्शंस थे और 88 उसमें उन्होंने सुझाव दिए। अब इसमें मोटे तौर पे 30 सेक्शंस हैं। अब उसमें कितने सुझाव आएंगे, कैसे पारित होगा और अंत में क्या शक्ल लेगा, उसके अनुसार ही इसका प्रभाव पता चलेगा। अच्छा, एक जो मुद्दा शुरुआत से, इस जब से ये मुद्दा आया तब से आपने भी इसको बड़ी प्रमुखता से लिखा है और अपने चर्चाओं में भी इसको शामिल किया है, वो है डेटा लोकलाइजेशन, यानी कि जो भारतीयों का डेटा है वो भारत में ही कहीं हो, वो विदेशी सर्वर में ना हो। अब पिछली बार इसको लेकर बड़ी बहस हुई थी और एक टसल का जो मुख्य बिंदु था कंपनीज के बीच में और सरकार के बीच में था। इस बार आपको लग रहा है कि उस मोर्चे पर कुछ ये ड्राफ्ट एड्रेस कर पा रहा है इन चिंताओं को? थोड़ा सा एड्रेस किया है। इस ड्राफ्ट में दिक्कत क्या है, 2 बातें हैं। नंबर 1 कि अभी रूल्स नहीं बने हैं, इस ड्राफ्ट के हिसाब से रूल्स बनेंगे, और दूसरा, ड्राफ्ट के कई सेक्शंस में अभी सरकार को नोटिफाई करना बाकी है। तो इसमें पूरी शक्ल क्या होगी, डेटा लोकलाइजेशन क्या है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि डेटा को भी कई हिस्सों में बांट दिया गया, कंसेंट में भी डीम्ड कंसेंट आ गई, विदेशी देशों के बारे में नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। तो डेटा लोकलाइजेशन में जब डेटा ही अभी क्लियर नहीं है, लोकलाइजेशन भी क्लियर नहीं है, डीम्ड कंसेंट भी है, और डिजिटल एज अभी भी 18 साल है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का कैसे डिजिटल कंसेंट होगा, तो अभी लोकलाइजेशन कैसे इस कानून से इफेक्टिवली एड्रेस होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कानून एक शुरुआत है, एक स्केलेटन है, जबकि भारत को आईपीसी और सीआरपीसी की तरह एक कंप्रेहेंसिव डिजिटल कोड की जरूरत है। बट जो एक्सप्लेनेटरी नोट है विराग जी, उसमें जो डेटा लोकलाइजेशन वाला जो इशू है, उसमें कह रहे हैं कि भाई सरकार बताएगी कि भाई किस कंट्री में और किस टेरिटरी में आउटसाइड इंडिया आप रख सकते हैं। तो एक तरह से सरकार ही बताएगी कि आप किस, तो क्या सरकार की मंशा ये है कि उन या तो आप यहां रखिए या ऐसी देशों में रखिए जहां पर हमारा पॉलिसी हो, वहां पर अगर उल्लंघन हो कानूनों का तो हमारे द्विपक्षीय संबंध इस तरह के हों? मंशा ये है क्या सरकार की? सरकार की मंशा ये हो सकती है, लेकिन इसमें 2 बातें साफ हैं कि पहली बात, ये कानून डेटा लोकलाइजेशन के बारे में कोई स्ट्रिक्ट बात नहीं करता है, एक उसमें एक लोच है कि डेटा देश के बाहर जाएगा। दूसरी बात कि जिन देशों के बारे में नोटिफाई होगा, ये बड़ा ही अहम सिद्धांत है, इंटरनेशनल सिद्धांत भी है कि भारत के कानून दूसरे देशों में लागू नहीं होते हैं। और तीसरी एक बड़ी बात यह है कि मोटे तौर पे इसमें ऑनलाइन डेटा के बारे में ही सारी बातें हैं, ऑफलाइन डेटा के बारे में मुझे नहीं लगता है कि इस कानून में बहुत ही कोई स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। तो जो हमें देश जो डेटा का सबसे बड़ा विश्व में बाजार है,
उस डेटा के सबसे बड़े बाजार को एक कंप्रेहेंसिव कोड चाहिए, लेकिन ये उस कोड की बजाय एक चैप्टर है, और चैप्टर होने की वजह से बाकी सारे विषयों पर बड़ी कंपनियों को एक कानून के दायरे से बाहर रहने की गुंजाइश बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी इस चर्चा के लिए और इस मुद्दे पर अपना विश्लेषण देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो डेटा प्रोटेक्शन का जो बिल है वो तो जारी हो गया है, उसका ड्राफ्ट जो है उसका जारी हो गया है। अब इस पे किस तरह से इसको मूर्त रूप दिया जाएगा ये देखना अभी दिलचस्प होगा। लेकिन इस तरफ रूस यूक्रेन को लेकर इस बीच एक बड़ा अपडेट आया है और युद्ध का ये जो पूरा माहौल है इसके बीच में एक ऐसी खबर आई है जो शायद ये सोचने पर आपको मजबूर कर देगी कि क्या अंत तो गत्वा रूस यूक्रेन युद्ध का अंत बातचीत से ही होगा क्या। युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच हो, लेकिन इसकी वजह से रूस और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ी हैं। फरवरी में जब से युद्ध शुरू हुआ तब से ही दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता नहीं हुई है, बातचीत एकदम बंद है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के इंटेलिजेंस चीफ की मुलाकात 15 नवंबर को हुई और इस मीटिंग में परमाणु हमले के खतरे पर बातचीत भी की गई। अब रूस की तरफ से बातचीत की पहल की गई है, ये भी बात सामने आ रही है। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सरगेई रियाबकोव ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि रूस अमेरिका से उच्च स्तरीय बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका भी इसके लिए तैयार हो। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का यह बयान इजिप्ट के कायरो में होने वाली उस मीटिंग से पहले आया है जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी परमाणु हमले के जोखिम को कम करने पर चर्चा करेंगे। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हो सकती है। वैसे एक दूसरे कार्यक्रम में सरगेई रियाबकोव ने पहले ही ये बोल दिया था कि कायरा में 29 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच होने वाली इस बैठक में युद्ध को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में युद्ध को लेकर फिलहाल नेगोशिएशन होने की कोई उम्मीद नहीं है, इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कायरा में हो रही इस मीटिंग का जो एजेंडा तय किया गया है उसके मुताबिक यहां पर दोनों देश मौजूदा हथियारों को कम करने की कोई संधि कर सकते हैं, परमाणु हथियारों खासतौर से। दरअसल दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर एक संधि है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के परमाणु हथियारों पर नजर रख सकते हैं। यह संधि दोनों देशों को अधिकार देती है कि वो एक दूसरे के देश में जाकर परमाणु हथियारों का निरीक्षण कर सकें। भले ही इस बैठक में परमाणु हथियारों को लेकर बात हो रही हो, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि हथियारों के बहाने ही सही दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर चर्चा तो अवश्यंभावी है। हाल ही के दिनों में रूस की तरफ से परमाणु हथियारों को तैयार रखने की कई खबरें आई। न्यूक्लियर थ्रेट्स जो हैं रशिया के, उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई। खुद अलग अलग देशों के बयान भी इसमें सामने आए, G7 देशों के खास तौर से बयान सामने आए। इन खबरों पर अमेरिका ने भी कड़ा जवाब दिया और माना जा रहा है कि मीटिंग में भी परमाणु धमकी का मुद्दा जरूर उठेगा। लेकिन क्या ये प्रेडिक्ट करना, क्या वाकई में अभी हम ऐसी स्थिति में हैं कि बातचीत होने वाली है और युद्ध की बातचीत होगी और बातचीत से मसला हल हो जाएगा, या फिर ये रूटीन जो द्विपक्षीय बातचीतें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, उसी का हिस्सा भर रह जाएगा? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार मौजूद हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। मैंने सर सवाल ही था वो मेरा जिसपे मैंने थोड़ा सा बात भी करी और एक तरह से मेरा कंफ्यूजन भी है कि क्या वाकई में ये सिर्फ न्यूक्लियर जो हथियार हैं उन्हीं पे बातचीत होगी, या कुछ दोनों देश जब बैठेंगे तो फिर युद्ध पे भी बातचीत होगी, भाई कैसे इसको खत्म किया जाए या टेंशन्स को कम किया जाए? देखिए दीपक जी, न्यूक्लियर इश्यूज है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। आपको याद होगा 24 फरवरी को रूस ने हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, और उससे पहले ही जिसे वो कहते हैं न्यूक्लियर अपनी मसल फ्लेक्सिंग, न्यूक्लियर थ्रेट्स के बारे में वो बात करते रहे हैं, चाहे वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, सर्गेई लावरोव हो, या और भी देश और भी वहां के नेता हो, वो इसके बारे में बात करते रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा जो अभी बाली इंडोनेशिया में जो G20 का समिट हुआ है, उसमें बाली डिक्लेरेशन में भी ये कहा गया है जो न्यूक्लियर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर थ्रेट बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने ये भी देखा होगा जो रीड आउट आया था जब राष्ट्रपति जो बाइडेन की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात हुई थी, तो उन दोनों ने भी दोनों ने ये अग्रीमेंट किया था जो न्यूक्लियर थ्रेट या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल बिल्कुल ही इसको मना करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और ये
उन्होंने कहा था ये संदेश रूस को भी दिया जाएगा। तो इसीलिए यकीनन ये जो खतरा है बहुत बड़ा सा होकर उभरा है जब से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। तो इसीलिए उसके बारे में तो बातचीत होगी और कुछ ना कुछ इसके ऊपर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात है जो आपने कहा, जो क्या ये भी वैसे ही रूटीन मुलाकात होगी? देखिए, आजकल रूस और अमेरिका के बीच में कोई रूटीन मुलाकात नहीं हो रही है। एक्चुअली रूस अमेरिका और चीन के बीच में भी, तो इसीलिए ये जो शी जिनपिंग और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात थी, इसको पूरी दुनिया ने बहुत ध्यानपूर्वक देखा, सुना उसके बाद। तो अभी भी जो मुलाकात होगी यहाँ पर इजिप्ट में, इसको बहुत ध्यान से देखा जाएगा। अब ये तो है जो सर्गेई ryabkov ज्यादा सीनियर नहीं है, परंतु मेरे विचार से उनको जरूर इसके बारे में कुछ डायरेक्शंस दिए जाएंगे क्रेमलिन से, जो कैसे बात कर सकते हैं। तो देखिए, एक मैं कहूंगा किरण की बहुत छोटी सी, बहुत कम उम्मीद है जो शायद उसमें इसके बारे में बातचीत हो और ये थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करे। क्योंकि अगर इस युद्ध का अंत होना है तो रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत होकर युद्ध का अंत नहीं हो सकता। युद्ध का अंत हो सकता है रूस और अमेरिका के बीच में। और अभी तक यही लोग कह रहे थे, हमें नहीं मालूम है जो राष्ट्रपति पुतिन के जहन में क्या है। उन्होंने अब वो 4 अपने जो एरियाज हैं उसको उन्होंने अपने साथ मिला लिया है जी। परंतु अब पिछले कुछ सप्ताह से उनको बहुत हार का सामना करना। मैं इसीलिए पूछ रहा था सर कि क्या पुतिन साहब भी जो है वो अब एक सेफ एग्जिट, एक सेफ विंडो ढूंढ रहे हैं एग्जिट के लिए? क्योंकि जैसे अभी दोनों जो इंटेलिजेंस काउंटर पार्ट्स मिले थे और आज एर्दोगान साहब का भी बयान आया जो पुतिन से मिले, और उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा सिग्निफिकेंट था एस्केलेशन को प्रिवेंट करने के लिए दोनों देशों की मुलाकात। तो क्या आप मान रहे हैं कि रशिया भी एक विंडो ढूंढ रहा है अब सेफ एग्जिट का, कि भैया जो हमने करना था हमने कर दिया, अब गलती हुई या जो भी हुआ, लेकिन अब एक सेफ एग्जिट मार लिया जाए अब, क्योंकि युद्ध शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहा है रशिया? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही मैं कहने वाला था, जो मेरा आखिरी सेंटेंस था इसी के बारे में था। जो रूस को भी काफी वहां पर हार का सामना देखना पड़ रहा है, चाहे उससे खार्किव से उसके जो सैनिक हैं उनको खदेड़ दिया गया है, या फिर खेरसोन से। और खेरसोन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रूस के लिए, क्योंकि उसने बिल्कुल जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ तो मार्च के शुरू में ही उसने खेरसोन के ऊपर कब्जा कर लिया था। और खेरसोन एक ऐसा वो क्षेत्र है, एक प्रांत है जिसको उसने अपने साथ मिलाया है। हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो जब हम खेरसोन की बात करते हैं तो यूक्रेन ने केवल खेरसोन शहर को, जो कि पश्चिम छोर पर है दनीप्रो रिवर के, उसको लिया है। पूरे जो प्रांत है उसका पूरा जो प्रोविंस है खेरसोन का, वो नहीं लिया है। तो वो अभी भी रूस के काफी कब्जे में है। परंतु फिर भी पिछले कुछ सप्ताह, 1-2 महीने से यूक्रेन ने काफी अपनी जो जमीन खोई थी उसको पाया है। अब एग्जैक्ट तो किसी को कोई नहीं बता सकता, परंतु कुछ जो जानकार हैं वो कहते हैं जो शायद 50% जमीन जो उसने खोई थी रूस को, जो कि 100,000 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की थी, उसमें से करीब आधा उसने फिर से प्राप्त कर लिया है। तो जरूर रूस भी चाहता होगा, जिसे कहा जाता है पीस विद ऑनर, कि भाई इट कैन सेव इट्स फेस और उससे वो निकल जाए। तो परंतु अब ये देखना होगा जो टर्म्स कंडीशंस क्या होते हैं इस सीज फायर के, क्योंकि यूक्रेन ने जितना, देखिए इतना ज्यादा उसने नुकसान सहा है अपनी सारा, वो कहते हैं पूरा इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, करीब 40% उसका वो तहस नहस हो गया है, इतने लोग मारे गए हैं। तो वो फिर अगर उसको ये सभी जो क्राइमिया और जो ये 4 रीजन्स हैं, ये अगर यूक्रेन ने रूस को देने हैं, तो उसको फिर लड़ाई का तो बहुत ही भयानक नुकसान होगा। बिल्कुल सर। अब मेरे यस सर, यानी कि आप बोल रहे हैं कि अब परिणति यही होगी कि टर्म्स एंड कंडीशंस खोजी जाएं, जिससे कि अब डी एस्केलेशन कहें आप, या एक तरह से सीज फायर कहा जाए। जी सर। लेकिन सर मैं थोड़ा सा रशिया के भीतर का
अंदाजा लगाना चाह रहा हूं और थोड़ा सा आप अपने अनुभव से बताएं, और खास तौर से खेरसौन का जो एग्जाम्पल है, पुतिन साहब के साथ चल क्या रहा है? उनके मिलिट्री जनरल्स आपस में बातचीत करते हैं कि आप खेरसौन से हट जाइए, हमारे पास बैकअप नहीं है, वहां पर हमारे पास राशन देने का नहीं है, पीछे से हमारे पास हथियार देने के लिए नहीं है, और वो सार्वजनिक हो जाती है। और उसमें एक जनरल जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप तुरंत जो है वहां से डीएस्केलेट हो जाइए। और इस तरह से एक पूरी दुनिया में एक मैसेज ये जाता है कि देखिए साहब, ये पीठ दिखाकर भागना आप शुरू कर दिए हैं। पुतिन साहब का उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ऐसा भी कुछ सुनने को मिला नहीं कि पुतिन साहब जैसे जाने जाते हैं कि वो अपने जनरल्स को हटवा देते हैं या फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। ऐसा एग्जैक्टली चल क्या रहा है? क्या वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है क्या पुतिन ने? नहीं, मेरे विचार से देखिए, जो उनका नजरिया है, सोचने का नजरिया या सॉरी सर, मैं अपना क्वेश्चन पूरा कर दूं। क्या उन्होंने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है, या जो उनके जनरल्स हैं अब वो एक तरह से बगावती तेवर अपना रहे हैं कि पुतिन साहब जो भी बोलते रहे, हमको तो भाई अपने ट्रूप्स को बचाना है? क्या ऐसी स्थिति है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से जनरल्स विल नॉट स्पीक आउट ऑफ लाइन। जो कुछ भी जनरल्स कहेंगे वो राष्ट्रपति पुतिन को बताकर उनकी हामी, उनका अप्रूवल लेकर ही वो कहेंगे। कोई ऐसे वो आउट ऑफ लाइन वो नहीं बोलेगा। परंतु पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि उन्होंने जो भी अपने अपोनेंट्स थे, ऑपोजिशन थे, सबको उन्होंने अपने देश में खत्म कर दिया है। दूसरी बात है, वहां पर देखिए राष्ट्रपति पुतिन का सपोर्ट अभी तक बहुत अधिक है। चाहे वो वॉर के बारे में शायद थोड़ा सा वो कम हो गया हो, परंतु फिर भी वहां के लोग ये मानते हैं जो राष्ट्रपति पुतिन ने किया है यूक्रेन को, वहां से हमको खतरा था, नेटो हमारे ऊपर हमला करने वाला था, तो इसीलिए जो उन्होंने किया है वो अच्छा किया है। देखिए, पिछले कुछ सप्ताह तक वहां पर जो वॉर फ्रंट से खबरें आ रही थी वो बहुत ही सैनिटाइज थी। जो रूस बहुत अच्छा कर रहा है, हर जगह पर, हर फ्रंट पर वो कामयाब हो रहा है, उसने इतना टेरिटरी वहां पर से ऑक्यूपाई कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। परंतु फिर भी लोग वहां के सोचते समझते थे, जो हम कीव के पास गए, हमने अपने 64 किलोमीटर का वो कॉन्वॉय लगाए रखा कितने सप्ताह तक, और उसको हमको फिर रिट्रीट करना पड़ा। ये 3 बारी इन्होंने अपने जो यूक्रेन कमांड के जो जनरल थे उनको बदलना पड़ा। अब देखिए, कोई ऐसे जनरल्स बदलता नहीं है जब युद्ध चल रहा हो। बहुत ही गंभीर हालात में या तो जनरल मारे गए हों या बहुत जख्मी हो, घायल हो, तभी बदले जाते हैं। अगर उन्होंने बदले हैं 3-3 मर्तबा, तो इसका मतलब है जो युद्ध उनके अनुसार नहीं चल रहा है। और इसीलिए वो वहां पर जो उनके लिए ह्यूमिलिएशन तो बहुत है, परंतु वो चाहते हैं पुतिन साहब, जो जिसे कहा जाता है ना टेफ्लॉन लीडर, जो भाई जो भी नेगेटिव है वो उनके जनरल्स पर आए, भाई उन्होंने डिसीजन लिया है, उसका कोई भी प्रभाव पुतिन की पॉपुलैरिटी पर ना पड़े। और अभी तक यही देखने को मिला है दीपक जी, जो उनकी पॉपुलैरिटी किसी प्रकार से, जो भी इनके सेटबैक्स हुए हैं, चाहे वो मस्कोवा उनकी जो वॉरशिप थी उसको डुबो दिया गया, या ये जो क्राइमिया ब्रिज के ऊपर हमला किया गया उसके ऊपर, तो इनके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ा है। तो अब परंतु शायद वो समझ रहे हैं जो आगे चलना, इसको युद्ध को ले जाना उनके लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है, और काफी महंगा भी पड़ रहा है। और शायद ये जो जितना युद्ध लंबा खिंच गया, ये शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा पुतिन साहब ने। तो शायद जीत हार की बात अब नहीं है, बट अफोर्डेबिलिटी की बात जरूर हो गई है, और इसी इर्द गिर्द शायद अब पुतिन सोच रहे हैं। आखिरी सवाल सर, और जो बिल्कुल सीधा सवाल है, जो शायद आज की चर्चा का क्रक्स भी होगा, क्या युद्ध खत्म होने वाला है सर? आई डोंट थिंक एनीवन कैन से। अभी तक अगर ये जो बातचीत होती है इसका कुछ हल नहीं निकलता है, तो यही समझा जा रहा है जो ये सर्दी के मौसम में ये बिल्कुल एकदम थोड़े ठंडे स्तर पर हो जाएगा, और फिर दोनों साइड तैयारी करके जब फरवरी मार्च होगा, जब बर्फें थोड़ी पिघलनी शुरू होंगी, तो यूक्रेन में भी और सैन्य सामान आ जाएगा नेटो की तरफ से, और वो फिर से ये इसमें शुरू हो जाएंगे। तो अभी मेरे विचार से ये सोचना जो युद्ध खत्म होने की कगार पर है, तो आई थिंक ये कोई भी जमीनी बात इसकी तरफ इंडिकेट नहीं करती है।
थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और इस मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सर। नकली दवाइयों के कारोबार पर जी बिजनेस लगातार आवाज उठाता रहा है और जी बिजनेस ने आपको लगातार बताया कि किस तरह से नकली दवाओं का कारोबार देश में फल फूल रहा है, कैसे ये कारोबार आम लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है और उनको ठगी का शिकार एक तरह से बना रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जब सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया तो हमने देखा कि लगातार इस पर एक्शन भी हो रहे हैं और अब आया है बड़ा फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 300 दवाइयों के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ये अगले साल अगस्त से लागू होंगे, लेकिन इसके लिए बाकायदा अब तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी अब नकली दवाओं की टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर वो पूरा ट्रैक भी कर रहे हैं इसे। अमरीश बताइए, पहले तो ये क्यूआर कोड से नकली दवाओं पर लगाम कैसे लगेगी? देखिए, दवाई बनती कहीं और है, उसका जो सारे केमिकल्स है वो कहीं और से आते हैं, उसके बाद दवाई की पैकिंग कहीं और होती है, उस पैकिंग के बाद वो केमिस्ट तक पहुंचने के दौरान पूरा एक चेन है जिसमें कि कई बार वो मॉनिटरिंग से बाहर हो जाती है। ऐसे में ये जो क्यूआर कोड का सिस्टम लागू होगा तो कंपनियों के लिए आसान होगा, सरकार के लिए आसान होगा, या फिर जितने भी इस तरह के रेगुलेटर्स हैं उनके लिए आसान होगा ये जांचना कि आखिर ये दवाई आई कहां से है, इसको बनाया किसने है, इसका लाइसेंस नंबर क्या है, इसका बैच, लॉट, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, किस तरह की एपीआईज इसके अंदर है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह कि इसके साथ इस दवाई की तरह का जेनेरिक जो दवा है वो कौन सी, अगर ये दवाई किसी को नहीं खानी है या ये दवाई किसी को महंगी लग रही है तो कौन सी जेनेरिक दवाई जो कि इसी गुण से मिलती जुलती है वो खा सकता है। तो कुल मिलाकर एक आम आदमी के लिए आसान भाषा में अगर हम कहें तो आसान हो जाएगा असली और नकली दवाई का फर्क जानना, और महंगी दवाई और सस्ती दवाई का फर्क जानना, महंगी दवाई की जगह पर कौन सी जेनेरिक दवाई ये खा सकता है वो ये पहचानना आसान हो जाएगा जी। लेकिन क्यूआर कोड में भी डुप्लीकेसीज होती हैं, तो उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, ये सवाल बेहद अहम आपने पूछा है कि क्यूआर कोड की डुप्लीकेसी होती है। अमूमन हम जब दवा का कोई भी पैकेट या रैपर उठाते हैं तो हम उस पर देखते हैं उसकी दवा की कंपनी का नाम होता है, उसका ब्रांड होता है, दवा के फॉर्मुलेशन होता है, कुछ और डिटेल्स होती हैं, इसके अलावा एक स्टार मार्क होता है। उस जगह पे आप बहुत छोटे अक्षरों में होता है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। अब नए नियम के अनुसार उस पूरी पैकिंग पे छोटी भाषाओं में जो चीजें लिखी होती हैं उनको कोड के जरिए क्यूआर के अंदर वो डाल देंगे। क्यूआर कोड के अंदर जो जानकारियां होंगी उसके अनुसार दवा का किस कंपनी में बनाई गई है, किस यूनिट में बनाई गई है, किस लॉट पे है, एक्सपायरी डेट क्या है, इस तरह की तमाम जानकारियां होंगी। और जिस तरह के आपने कहा कि डुप्लीकेसी, तो डुप्लीकेसी करने वाला ये जरूर कर सकता है कि वो जो कोड है उस डब्बे से कॉपी करे और बाकी जगहों पे चिपका दे, लेकिन जब हम उसको स्कैन करेंगे तो हम असली जो मैन्युफैक्चरिंग है उस तक पहुंच जाएंगे, जिससे कि हम जैसे लोगों के लिए पहचानना आसान होगा कि ये वाकई उसी लॉट की दवाई है या नहीं है। इसके अलावा सबसे जो अहम बात वो ये है कि आम आदमी के लिए जितना परेशानी करने वाला था उससे ज्यादा परेशानी का ये सबब था उन कंपनीज के लिए जो कि एक महंगे R&D के बाद एक बड़े मोटे इन्वेस्टमेंट के बाद इस तरह की दवाओं को तैयार करती हैं और नकली दवाओं के कारण उनको नुकसान हो रहा था। तो वो अपना नुकसान बचाने के लिए तो वो आगे आएंगी और उसके कारण इस मॉनिटरिंग को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और हम जैसे लोग जो कि पहचान कम रखते हैं दवाओं की उनके लिए आसान होगा असली और नकली में फर्क करना। एब्सोल्युटली, और इसीलिए हमने पहले भी कहा था ये कंपनीज को बहुत पहले कर देना चाहिए था, उनका ही तो नुकसान हो रहा है, कारोबारी नुकसान हो रहा है, तो उनको खुद ये कर देना चाहिए था, इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए था। बहरहाल अब सरकार आगे आई है, तो जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन रोल आउट के बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस पर अब हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट नकली दवाओं पर लगाम के लिए। बने रहिए अमरीश, एक और खबर पर आपसे बातचीत करनी है और ये भी आम आदमी से जुड़ी हुई है। फेक रिव्यूज का मुद्दा, ये भी जी बिजनेस आप देखिए लगातार उठाता है। जी बिजनेस लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहा है जो आम विमर्श में आपको सुनने देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान इन्हीं मुद्दों से आदमी होता है। और ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है फेक रिव्यूज का। आप कोई भी चीज देखते हैं, रिव्यूज देख के लेते हैं। आपको देखा कि आपकी रेटिंग देख के आपने ले लिया, 5 स्टार रेटिंग है, रिव्यूज अच्छे हैं, तो आपने फट से वो चीज ले ली। लेकिन ये कौन तय करेगा कि वो रेटिंग सही है, जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है? ये कौन तय करेगा कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो रिव्यूज दिए गए हैं नीचे वो सही दिए गए हैं, वो पेड नहीं है, वो प्लांटेड नहीं है, वो ऑर्गेनिक नहीं है? तो इस तरह से
ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू था जिसको जी बिजनेस ने उठाया और इस पर वक्त वक्त पर सरकार से सवाल भी किया, अपने सुझाव भी दिए, इस पर हमने चर्चा भी करी थी, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी गए। और अब ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर फर्जी रिव्यू पर सरकार ने लगाम कसने की पूरी तैयारी कस ली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सोमवार तक ऑनलाइन फर्जी रिव्यू पर गाइडलाइंस जारी कर देगी। सूत्र बता रहे हैं कि ऑनलाइन फर्जी रिव्यू को रोकने के लिए BIS स्टैंडर्ड जारी होंगे। इसमें हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए गाइडलाइंस होंगी। सरकार का क्या प्लान है और गाइडलाइंस में और क्या क्या नियम हो सकते हैं, कैसे सरकार ये तय करेगी कि रिव्यूज या स्टार जो रेटिंग्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं, ये पूरा प्लान समझने के लिए इस वक्त अमरीश हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश बताइए, ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि फेक रिव्यूज, फेक रेटिंग्स पर लगाम कस जाएगी, लेकिन है बड़ा जटिल मुद्दा ये, क्योंकि कई लोगों से हमने बातचीत करी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। सरकार इसका क्या सॉल्यूशन लेकर आ सकती है? देखिए दीपक, सबसे पहले जी बिजनेस इस मुद्दे को उठाया था और एक मुहिम की तरह इसको प्रपोज किया था। सरकार से लगातार इस पर बातचीत करते रहे थे हम, और सरकार ने ये साफ कहा था। जी बिजनेस जो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दी थी कि 16 सितंबर को सरकार ने ये जो BIS की गाइडलाइंस है वो तैयार कर ली थी। जब कंपनी और जो कमेटी बनाई गई थी उनके सामने ये गाइडलाइंस रखी गई तो कंपनी ने थोड़ी सी मोहलत मांगी थी, ये समझने के लिए कि आखिर इसके जरिए हम क्या क्या बदलाव हमें करने पड़ेंगे। BIS की जो स्टैंडर्ड्स है उनको समझाकर अब सरकार सोमवार को दोपहर 2:30 बजे इनको पब्लिक कर देगी, यानी कि दोपहर 2:30 बजे के बाद से ये एक कानून बन जाएगा और इस गाइडलाइन को मानना हर उस ऑनलाइन एंटिटी के लिए जरूरी होगा, और इसका पालन नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद्द करने तक की पेनल्टी उनको दी जा सकती है। जो पहली पेनल्टी है वो 10 लाख रुपए की होगी, जो कि अगर बार बार वो करते हैं तो 50 लाख तक इस अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। आखिर कैसे पहचानेंगे कि फेक रिव्यू क्या है, इसका एक सिस्टम पूरा सरकार ने इस गाइडलाइंस के जरिए तय किया है, जिसमें कंपनियां जो ग्राहक है उनका KYC करेंगी, ये मैंडेटरी करेगी। जैसे कि मैं हूं, मान लीजिए मैंने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो मेरे लिए उसका रिव्यू लिखने के लिए उसके साथ अपना डॉक्यूमेंटल एविडेंस देना होगा अनिवार्य, कि मैंने, ये मेरा बिल है, इस वजह से मैं इसका रिव्यू लिख रहा हूँ, या फिर मैंने यहाँ खाना खाया है, ये मेरे खाने की फोटो है इसलिए मैं इसका रिव्यू लिख रहा हूँ, मैंने ये फिल्म देखी है, ये मेरी टिकट है इसलिए मैं इसका रिव्यू लिख रहा हूँ। और ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की कोई बुकिंग, इस तरह का कोई खरीदारी नहीं की है, उनकी KYC अगर नहीं होती है तो कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने पोर्टल से इस तरह की चीजें हटाएं। इसके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा इस पूरे चर्चा में आया था कि कई बार कंपनियां जानबूझकर दूसरों को पैसे देकर अगेंस्ट जो कंपनी है, फिर दूसरी जो कंपनी है उनके अगेंस्ट इस तरह का एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। ऐसा अगर करने को मिलता है तो उस तरह की कंपनियों के लाइसेंस तक सस्पेंड करने का प्रावधान इस पूरी गाइडलाइन में होगा। इसके अलावा जुर्माना जो है उसकी राशि बढ़ाई जा सकती है अगर ये लगातार इसको ऑफेंड कर रहे होते हैं तो कुल मिलाकर सरकार एक बड़े फ्रेमवर्क के साथ सोमवार को आएगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कंपनियां इसको किस तरह से लेके जाती हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए एक बड़ी सहूलत होगी, क्योंकि कई बार होता है कि हम फेक रिव्यू देखकर वो प्रोडक्ट घर ले आते हैं जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता है, जिसके लिए हमने पैसे भी ज्यादा दिए होते हैं। तो अब कंज्यूमर को उसके जो राइट्स हैं, उसके जो पैसे जो उसने खर्च किए हैं, उसकी पूरी पूरी कीमत अदा होगी, और अगर नहीं मिलती है पूरी कीमत तो जी बिजनेस फिर आपके साथ है। बिल्कुल, आपके साथ है। और एक सवाल एक और है, आपने कहा कि अब बाकायदा वेरीफाइड होंगे यूजर्स, उनका KYC होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर किसी को जेन्युइनली शिकायत करनी है किसी प्रोडक्ट के बारे में या अपना अच्छा अनुभव देना है, अच्छा अनुभव तो हमेशा बोलेंगे कि हाँ ठीक है देते रहिए, लेकिन माना शिकायत मुझे करनी है तो ऐसा तो नहीं फंसा देंगे, आपका KYC नहीं हो पा रहा है, नहीं आप ये रिव्यू अभी डाल नहीं सकते, आप हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि आप सही यूजर हैं या नहीं है। कहीं इस तरह से तो कंपनियां नहीं करने लग जाएंगी? दीपक, ये खरीदारी के बाद की प्रक्रिया नहीं होगी, ये प्रक्रिया होगी खरीदारी से पहले की। अमूमन जैसे कि हम लोग ने अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाया है, हम उससे जो खरीदारी कर रहे हैं उसके पहले ही वो KYC हो चुका होगा, तब मेरे पास ये राइट्स होंगे कि अब मैं रिव्यू लिखूं तो अपने बिल भी उसके साथ चस्पा करूं। तो इसका मतलब ये कि 2 चरणों में प्रक्रिया को है सत्यापित हो चुकी है। पहला तो ये कि हमने अकाउंट जो बनाया वो KYC के साथ है, दूसरा ये कि हमने जो रिव्यू लिखा है वो हमारे बिल या फिर उस प्रक्रिया के साथ, उस फोटो के साथ वो प्रमाणित किया जाता है। ऑल राइट, यानी कि यही है वेरीफाइड यूजर्स और अनवेरीफाइड यूजर्स के बीच की कहानी। वाकई में बहुत दिलचस्प होगा सोमवार को देखना कि इस गाइडलाइंस में और क्या क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था रिव्यूज का और रेटिंग्स को लेकर, जो फेक रिव्यूज को लेकर था, और आम उपभोक्ता कब बेवकूफ बन जाता था उसको पता ही नहीं लगता था।
इसलिए एक बहुत बड़ा अधिकार मिलने जा रहा है सोमवार से आम उपभोक्ताओं को। और जैसा अमरीश बता रहे हैं, जी बिजनेस शुरू से ये मुद्दा उठाता रहा है, ट्रैक करता रहा है, और अभी भी कोई कमी पेशी रह जाएगी तो जी बिजनेस आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे अब ऐसी प्रणाली ला रही है जिसके चलते दो ट्रेनों के आपस में टकराने से पहले ही ट्रेनें रुक जाएंगी। हालांकि ये आइडिया बहुत पुराना है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन पर बात अब हो रही है। इस प्रणाली को कवच नाम दिया गया है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAS को नई दिल्ली से मुंबई के बीच रेलवे ट्रैक पर लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच लगाया जाएगा। खास बात यह है कि इस कवच प्रणाली के लगने के बाद इस ट्रैक पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन को भी आसानी से दूसरी ट्रेन से टकराने से पहले ही रोका जा सकेगा। रेलवे ने इसके लिए मुंबई के विरार से वडोदरा और नाडिया तक के टेंडर जारी कर दिए हैं और ये टेंडर मेधा सर्वो ड्राइव्स कंपनी को मिला है। अभी पश्चिम रेलवे में जो हमारे पास काम चल रहा है, मुंबई से दिल्ली रूट को 160 kmph करना और मुंबई से अहमदाबाद रूट को 160 kmph करना, उसके तहत इस पूरे रूट में इस कवच नेटवर्क को लगाया जा रहा है, जिसके लिए हमने 4 EPC टेंडर कॉल किए हैं। मुंबई सेंट्रल से विरार के लिए, विरार से बड़ौदा से नागदा और बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। इसमें जो हमारा विरार से नागदा का सेक्शन है उसका हमने EPC टेंडर ऑलरेडी अवार्ड कर दिया है और इस पर सर्वे के साथ काम भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अपने बच्चों की शैतानियों पर समझाने की बजाय उन्हें डराने धमकाने का काम करते हैं तो थोड़ा समझ जाइए। एक स्टडी में यह पता चला है कि सख्त पेरेंटिंग से बच्चों के जीनोम मैपिंग में बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे बच्चों के गहरे डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर बच्चा नटखट है, ज़्यादा शैतान है, तो उस पर किस हद तक सख्ती करनी चाहिए ताकि सुधार हो, लेकिन दिमागी सेहत पर उसका कोई बुरा असर ना पड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चे हैं तो नटखट भी होंगे और शैतानियां भी करेंगे। कुछ बच्चे कम शैतानी करते हैं तो कुछ ज्यादा, लेकिन इन पर हद से ज्यादा अंकुश रखना उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को समझा बुझाकर शांत कर देते हैं तो कुछ डांट डपट कर, डरा धमका कर बच्चों को हद में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक सख्त पेरेंटिंग बच्चों के दिलो दिमाग पर न केवल बुरा असर डालती है, बल्कि कुछ मामलों में पाया गया है कि बच्चों पर हद से ज्यादा सख्ती उनके जीनोम मैपिंग तक को प्रभावित कर रही है। इससे बच्चों के जीन के DNA तक में बदलाव देखने को मिला है, जो उन्हें गहरे सदमे का शिकार बना सकता है। बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने औसतन 14 साल के बच्चों के 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में उन 21 बच्चों को रखा गया जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति सपोर्टिव थे और उनका बच्चों पर दबाव कम था। दूसरे ग्रुप में उन 23 बच्चों को रखा गया जिन पर सख्त पेरेंटिंग थी। शोधकर्ताओं ने दोनों समूहों में शामिल बच्चों के जीनोम मैपिंग की स्टडी की। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन बच्चों की सख्त पेरेंटिंग थी, उनकी जीन के DNA में मिथाइलेशन का स्तर ज्यादा था। दरअसल मिथाइलेशन की अधिकता अवसाद को बढ़ाने का काम करती है। पहले मिथाइलेशन को समझते हैं। आखिर ये कौन सी बला है? दरअसल ये बॉडी में होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो बच्चों पर होने वाली सख्ती या डर के कारण होती है। इस प्रोसेस में एक छोटा मॉलिक्यूल DNA, प्रोटीन या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। ऐसा होने से जीन एंजाइम की मात्रा घट या बढ़ सकती है। प्रोटीन बनना बंद हो सकता है, यानी जीनोम मैपिंग में बदलाव का ये बड़ा कारण होता है। इसे सीधे तौर पर अवसाद से जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, बचपन में जीन के DNA में हुआ ये बदलाव लंबा असर डालता है और बढ़ी हुई उम्र में भी जोखिम पैदा कर सकता है। जिन बच्चों पर पेरेंट्स की सख्ती ज्यादा होती है, उन बच्चों में अवसाद और तनाव के अलावा कुछ तात्कालिक असर भी देखने को मिलते हैं। खासकर चिड़चिड़ापन, जल्द गुस्सा आना, पेरेंट्स का सामना करने से डरना, लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होने के साथ अनिद्रा की समस्या होना इनमें आम बात है। बच्चों को डीप डिप्रेशन से दूर रखना है तो किसी गलती करने पर उन्हें बैठकर समझाएं, उन्हें भावनात्मक तौर पर अपने करीब रखें, उनके ऊपर किसी टास्क के लिए अधिक दबाव ना डालें, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके साथ ऐसा व्यवहार रखें जिससे वो अपनी हर बात आपसे साझा करें। ये कुछ ऐसे सामान्य टिप्स हैं जो आपके नौनिहाल को न केवल दिमागी तौर पर दुरुस्त रखेंगे, बल्कि वो आपके साथ हर बात के साझेदार भी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतरिक्ष में आज भारत ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च कर चुका है। इस रॉकेट को हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया था। विक्रम एस की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा में स्थित
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई है। इसी उड़ान के साथ आज अंतरिक्ष में भारत ने नए इतिहास का आगाज कर दिया है। इस उड़ान ने भारत को नई पहचान दी है, वो पहचान जो दुनिया में ज्यादातर मुल्कों के पास नहीं है। इस एक उड़ान ने भारत के हर नागरिक का सीना गर्व से भर दिया है, क्योंकि आज भारत में पहली बार किसी प्राइवेट स्पेस कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस रॉकेट की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से हुई और देश का यह पहला प्राइवेट रॉकेट था हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का, और इस प्राइवेट रॉकेट का नाम था विक्रम एस। इस रॉकेट के काम की तरह इस रॉकेट का नाम भी बेहद खास है। आप सोच रहे होंगे कि इस रॉकेट के नाम में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। इस रॉकेट का नाम इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जो भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से एक थे। इस मिशन के तहत 3 पेलोड लॉन्च किए गए, जिसमें 2 भारतीय हैं जबकि एक विदेशी था। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। विक्रम एस की सफल लॉन्चिंग ने अंतरिक्ष में भारत की बुलंदी और दृढ़ विश्वास का झंडा गाड़ दिया है। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया। 81.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 पेलोड सफलता से इजेक्ट किए। रॉकेट ने 89.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई हासिल की और फिर समुद्र में स्प्लैश डाउन हो गया। विक्रम एस सिंगल स्टेज का सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इस सफल लॉन्चिंग के बाद कंपनी का दावा है कि विक्रम एस अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन रॉकेट है और इस रॉकेट को महज 2 साल में तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि इससे सैटेलाइट लॉन्चिंग कैब बुक करने में आसानी हो जाएगी। स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्चिंग के साथ ही रॉकेट की रफ्तार से उड़ान भरी और पिछले 4 सालों में कई प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। रॉकेट की इस उड़ान के साथ साथ भारत में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के आने का रास्ता भी और साफ हो गया है, जो तेजी से बढ़ते और बदलते भारत की नींव रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी वीडियो। और अब निवेश से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। अब से लेकर बजट तक आपको किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, किन सेक्टर्स में आपको एक्शन दिख सकता है, ये बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह हुई। आज से लेकर बजट तक आपको रेलवे स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, सीमेंट, इंफ्रा, लिकर, ये बायोन डिप्स है। यहाँ पर क्लैरिटी है कि ये खरीदने अपने को। कई बार लोग बोलते हैं कि वो आपने एक दिन बोला था, दो दिन बोला था फर्टिलाइजर, वापस बोला। अरे हर रोज़ थोड़ी बोल सकता हूँ, जब बात निकली तो आज बोल दिया बिना प्लानिंग के भी। सो व्यू रोज नहीं बदलता। फर्टिलाइजर पर पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव होने का मतलब ये भी नहीं कि रोज ही चलेंगे। ये तो इस रोटेशनल चलता रहता है, कभी कोई सेक्टर चलेगा, कभी कोई सेक्टर चलेगा। मसलन टेक्सटाइल पेपर पर भी हम पॉजिटिव हैं। सो धीमे धीमे इन जहाँ आपको सेक्टर्स जो ज़्यादा सेफ दिख रहे हैं वहाँ पर खरीदारी कीजिए, बजाय जो रिस्की सेक्टर्स है। और स्पेशली जो सेक्टर ग्लोबल रिसेशन से रिस्की है और आपको पता है प्रॉब्लम बाहर है, तो वहाँ जाना क्यों। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट समिट में बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। उनका मानना है कि आगे बैंकिंग सेक्टर के साथ दूसरे सेक्टर में भी अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। भाई आप देखो बाजार में जो फाइनेंशियल क्रेडिट साइकिल आज पेपर में पढ़े, हाईएस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम बैंक्स। तो ये क्या बैंक का चांदी है अभी, इट इज़ अ लेंडर्स मार्केट। और क्रेडिट साइकिल क्या लंबा होता है, तो क्रेडिट अभी 1.5-2 साल से, अभी 1 साल से ग्रोथ चालू हुआ है, तो अभी थोड़ा डिपॉजिट में पिकअप हो रहा है। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट साइकिल लंबा है। आई थिंक अभी भी वी हैव सीन द ट्रेलर इन द क्रेडिट इन द बैंक्स एंड ऑल। आई थिंक फाइनेंशियल्स आर गोइंग टू डू वेल एंड वो उसके पीछे आई थिंक अदर सेक्टर्स अभी एक बार सब सेटल होगा, थोड़ा एनर्जी प्राइसेस सेटल होगा तो वो भी सब सुधार में आएगा। सो मुझे लगता है कि जो बैंक का जो बुलिशनेस है दैट विल कंटिन्यू। जी सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में बजट की तैयारियां जो हैं वो शुरू होने को है। आप एज एन इंडस्ट्री लीडर किस तरह से देख रहे हैं इंडस्ट्री को, और आपकी क्या मांगे होंगी जो है आम निवेशक के लिए और अपनी इंडस्ट्री के लिए? सबसे बड़ी मांग है आप कुछ ना करें। आपको टैक्स आ रहा है, 15-20% ग्रोथ हो रहा है, आप सी क्या है अनसर्टेनिटी ला के बाजार में कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बाजार में सर्टेनिटी चाहिए।
तो आप सर्टेनिटी ही रखें। और एकदम कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है कि भाई हमको नहीं इसको बदलना ही है, तभी जाके बदलें, 10 बार सोच के बदलें। डोंट ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। और अब हम आपको दिखाते हैं रूस के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस वॉक। What is expected to be about a 7-hour spacewalk today to prepare. ये तस्वीरें अंतरिक्ष से आई हैं। इस वीडियो में आपको 2 लोग स्पेस वॉक करते दिख रहे होंगे। ये दोनों लोग रूस के अंतरिक्ष यात्री सर्गेई प्रोकोफिएव और दमित्री पेंटेलिन हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नौका बहुउद्देशीय प्रयोगशाला मॉड्यूल तैयार करने के लिए गुरुवार को स्पेस वॉक किया। इस अभियान के कमांडर सर्गेई प्रोकोफिएव और फ्लाइट इंजीनियर दिमित्री पेंटेलिन दोनों रॉसकोमोस नौका लैब में जाने के लिए रेवेस्ट मॉड्यूल पर एक रेडिएटर तैयार कर रहे हैं। स्पेस वॉक की बात करें, स्पेस वॉक बहुत ही जोखिम भरा काम है। इसमें बहुत सी तकनीकी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसमें अंतरिक्ष यात्री एक खास तरह का स्पेस सूट पहनते हैं। स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्री को सामान्य तापमान पर सही सलामत जिंदा रखता है। अंतरिक्ष में हवा न होने के कारण स्पेस सूट के अंदर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।